चलिए तो हम लेटेस्ट अपनी UPPCS 2023 की टेस्ट सीरीज़ देख लेते हैं। ये जीएस की है। जीएस का मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। तो जब आप इस तरीके से सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया हो जाती है और आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो देखिए, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सम्मानित किया गया है। ऊपर से किसे सम्मानित किया गया पहले तो हम वो देख लेते हैं। ये हैं चारुदत्त मिश्रा। जो चारुदत्त मिश्रा हैं ये भारत के हिम तेंदुआ की संरक्षणवादी की नीति चलाती हैं, जिन्हें 27 अप्रैल 2022 को लंदन के रॉयल हॉल में जियोग्राफिकल सोसाइटी में व्हाइटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा आपको करंट अफेयर में दोनों एग्जाम में RO या फिर UPPCS में ज़रूर ही मिलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए UPPCS 1.5 साल से 2 साल के करंट अफेयर पूछता है। सारे क्वेश्चन नहीं पूछते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो बना लेते हैं। और हम 6 से 8 महीने का अगर करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। तो क्योंकि 2023 का भी एग्ज़ाम होना है तो 23 का 1 साल पूरा और 22 का मई में आपका एग्ज़ाम हो गया तो जून या जुलाई या इधर से करंट ले लेता है ना। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, जैव विविधता 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। जैव विविधता के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल नियम जो हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था PDF में। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप रिसोर्स UPPSC के नाम से उसे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपलोड करती रहती हूँ, है ना। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। अब हमें इसमें देखना है, अगर ये पढ़ा है तो ठीक है क्योंकि ये GS की टेस्ट सीरीज़ है तो इसमें पॉलिटी, GS, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट सभी आएगा जैसे हमारा पेपर होता है। तो हमें अच्छा भी रहता है क्योंकि सारे क्वेश्चनों की तरफ हमारा माइंड जाता है और चीज़ें हमें रिवाइज होती है, रिकॉल होती हैं, है ना। तो इसका आंसर फ़िलहाल में जो ये दूसरा बता रहे हैं तो इसमें आपका 2 का A सही रहेगा, दूसरा गलत हो जाएगा। और ये 1992 में अधिनियमित किया गया था, है ना। तो उस हिसाब से फिर ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं जैविक घटकों। ये जो पूछ रहा है ये CBD का नियम है। CBD जो अधिनियम है उसके बारे में बात हो रही। तो CBD को आई होप मैंने डाला होगा, अगर नहीं डाला तो मैं एक बार चेक कर लूँगी। इसका 2 का A सही हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ये जैविक घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स डिग्रेडेबल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि अपरदकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। तो दिए गए कोड में से कौन सा सही उत्तर है ये हमें देखना है। देखिए, ये यहाँ कह रहे हैं कि मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये जैविक घटकों का नहीं, ये अजैविक घटकों में आते हैं, है ना। ये अजैविक घटकों में आते हैं तो फिर 3 का ये 2 सही हो जाएगा क्योंकि जैसे ही जैविक कह दिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर, बोगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ये कह रहे हैं कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था, है ना, बोगो सागर। तो ये है तो बांग्लादेश और भारत के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, पर इसका आयोजन हिंद महासागर में नहीं, इसका आयोजन मोगला पे किया गया था। मोगला में मतलब आयोजित किया गया था, जो बांग्लादेश का पोर्ट है ना। तो इसका अपने आप में एक 1st नंबर आंसर सही हो जाता है क्योंकि हिंद महासागर में नहीं किया गया था। चलिए अब हम देख लेते हैं 5 नंबर, साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। साइकेड आवृत बीजी वृक्ष है। यह देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। देखिए, इन्होंने कहा कि साइकेड आवृत बीजी वृक्ष है, यानी कि साइकेड्स आर एंजियोस्पर्म ट्रीज। तो नहीं, ये यहाँ पे ये एकल बीजी वृक्ष है, अर्थात अलग अलग इसके वो होंगे, तो इसके हिसाब से ये गलत है। हाँ, दूसरा, ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी, पूर्वी प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह
और उत्तर पूर्व भारत में भी पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसका क्या नाम से केवल सी यानी कि केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। बायोरेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। ठीक है, स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। ये भी एनवायरनमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है और ये मतलब इसके बारे में कई न्यूज़ हैं मैंने देखी हैं। जो अफ्रीका में गुयाना है आई थिंक दक्षिण अमेरिका में, ये वहाँ पे घटना हुई थी। तो मे भी उसके परिप्रेक्ष्य में या दूसरे परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बन गया है, ऐसे बनाया जाता है, आयोग भी बनाता है। तो हम इसको देखते हैं, है ना। तो आपको पता ही है कि जब तेल को खनन किया जाता है, निकाला जाता है, तो बहुत बार समुद्र के किनारे उसके तटों पर तेल फैल जाता है। या कई बार आपने देखा होगा कि इस जहाज़ में, शिप में आग लग गई या कोई घटना हो गई। तो वैसे भी आपको पता है कि पर्यावरण के लिए कितना हार्मफुल होता है। तेल समुद्र में गिरता है, फिर इसके बाद में जो समुद्री जानवर होते हैं वो उनके पेट में तेल चला जाता है। तो उसके लिए ये सफाई का काम किया जाता है। तो बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का एक तरीका ये तो सही है, पर ये जो इन्होंने दूसरा बताया ये गलत है, क्योंकि 98% तक तेल को जला के ख़त्म किया जाता है ना। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय यूपी स्पेशल में जो भी करंट अफेयर में क्वेश्चन चल रहे हैं या जो जो बदलाव किए जा रहे हैं, नए पोर्टल, उन पे आप नज़र बनाए रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है। शारीरिक अक्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक, निजी कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, बीपीएल परिवार के वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, इनमें से किसी एक के बारे में आंसर है। आप सोचिएगा, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आसानी से टैकल कर लेंगे, है ना। तो देखिए, 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर यह काम किया गया है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रोट, क्रीट, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कोर, कोरोना, है ना। ये कोरोना सूर्य वाला कोरोना है, वो जो आया अपने यहाँ आया था वो वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए, तो एक गोल तो नहीं बनाया, मैं ऐसे आपको बताने के लिए बना दिया है। ऐसे होता है हमारा सूर्य, उसमें जो ये स्पॉट होते हैं ब्लैक ब्लैक, आप देखना बहुत तेज जलता है सन, है ना। तो इन्हें बोलते हैं सन स्पॉट। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सन स्पॉट। इसके बाद में ये जो ऐसे ऐसे करके ये लेयर होती है सन के आसपास, है ना, प्रकाश मंडल उसे बोलते हैं। और इसके बाद में भी एक ऐसे ऐसे करके बना होता है, उसे हम क्या नाम से, कोरोना, जो ये आपका कोरोना है ना, किरीट, ये बोलते हैं। तो इस हिसाब से अब आइडिया हो गया होगा आपको। देखिए, पहले आएगा क्रोड, फिर आएगा आपका प्रकाश मंडल, इसके बाद में आएगा आपका वर्णमंडल, फिर लास्ट में आएगा आपका कोरोना यानी कि किरीट। ठीक है, तो ऐसे आपका ये नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ 2 में से ही कोई एक होगा, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है। अब आपको पता है गिलहरी नहीं उड़ सकती, टूकेन के बारे में अगर आपको आइडिया हो कोई, चमगादड़ उड़ सकता है, बाज उड़ सकता है। तो अब इन 3 में लड़ाई, कौन सा आंसर होगा, है ना। तो वैसे कहीं कहीं उड़ने वाली गिलहरी का नाम सुना है, पर वो पंख फैलाकर उस तरीके से नहीं उड़ती है, हल्का सा उसे बोलते कि सरक सरक के। ये चमगादड़ होगा। इसकी 1100 प्रजातियाँ लगभग अपने मतलब दुनिया भर में उड़ने वाले में 1100 प्रजातियाँ चमगादड़ों की पाई जाती हैं। यही एक स्तनपायी इसमें जो उड़ सकता है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है। यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ऐसे इसके जो मंत्रालय होते हैं तो उसके बारे में अवश्य पूछ लेता है। क्या करते हैं कि मंत्रालय का नाम बदल देते हैं और वहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर हमें याद नहीं रहता है ना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो देखिए, इसमें इसका भी सही है, दोनों, मतलब इसकी जो एजेंसी है वो भी सही है और ये भी सही है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब जीता।
वी टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय, सिल्वर ओक विश्वविद्यालय। ओके, चलिए, कीट भक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। कीट भक्षी बोले तो इंसेक्टिवोरस है ना, उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं, जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव। डोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण हैं। तो अगर आपने ये नाम सुने हैं तो ठीक है, नहीं सुने हुए तो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसे नाम आते रहते हैं, चीज़ें हमें पता चलती रहती है टेस्ट सीरीज़ में, है ना। तो देखिए, ये दोनों ही सही हैं। ये ऐसे जो पौधे होते हैं जो कीड़ों को मतलब ग्रहण करने में माहिर होते हैं, तो इसीलिए इन्हें कीटभक्षी पौधे बोलते हैं। ये जानवरों का या लोगों का शिकार नहीं करते हैं, ये पौधों में ही कीड़ों को खा लेते हैं, तो इसलिए इनका नाम कीटभक्षी है। अब देखिए, नीचे दिए गए कथन में से एक का अभिकथन एक और कारण कहा गया है। संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। संक्रमिका दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। अब संक्रमिका नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं इधर आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अ न्यू अरे ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन द इकोटोन, है ना। इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। तो शायद कुछ ठीक रहा होगा, है ना। तो जैसे मैंग्रोव होते हैं तो वो वन, समुद्री और स्थलीय परिस्थितियों के तंत्र के बीच में इकोटोन का मतलब उसका काम करते हैं, तो उस हिसाब से इसका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वार्नर मीडिया द्वारा, रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर्स द्वारा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD द्वारा या पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा। ऐसे भी कुछ अटपटे से क्वेश्चन आयोग जरूर देख लेता है जिन पे हमारी नज़र बहुत कम जाती है, ठीक है। तो आपको इन्हें भी देखते रहना है। तो इसका हो जाएगा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ब्रॉडकास्टिंग होगा ही, क्योंकि ये मीडिया शिखर सम्मेलन है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग तो उसमें बनती है। ओके, तो देखिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को, रक्त बैग को, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को या उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक को, है ना। तो ये जो इसमें संशोधन किया गया है, तो क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, रक्त बैग को छोड़कर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो इसमें जैसे दस्ताने निकलते हैं, है ना। चलिए, अब हम 16 नंबर देख लेते हैं। प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। प्रवाल विरंजन को देख लेते हैं पहले, क्या है ये। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द कोरल ब्लीचिंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कोरल ब्लीचिंग उसको बोलते हैं जब हमारे समुद्री पानी में जैसे प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, प्लास्टिक्स चले जाते हैं, है ना। तो जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतक जो होते हैं जूजेंथली, उनको अलग कर देते हैं, इसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है ना। तो इस हिसाब से इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। चलिए, 17 नंबर, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था लखनऊ, पटना, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली में। तो जो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है, इसका आयोजन 3 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो इसे कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था, है ना। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए, 18 नंबर कह रहा कि फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है ना, ये उसके विषय में बात हो रही है ना। देखते हैं आंसर क्या हो सकता है इसका। तो जो ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, ये मतलब फ्रेश पानी और जो दूसरे तरीके का पानी, दोनों में ये सूक्ष्म जीव हैं वो रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। नहीं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के, अच्छा ये यहाँ पर पूछ रहे कि फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या आवश्यकता होती है ना। तो ये तो ठीक है, पर ये जो 90% से अधिक है, या 90 नहीं होगा, 60% हो जाएगा, इतना नहीं उत्पादन होता है ना। तो फिर ये फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से फिर सी सही हो जाएगा। ओके,
क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है हमें देखना है। ये देखिए, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। यह वर्ष 2008 में लागू हुआ। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश शामिल है। अब इसमें से एक कोई आंसर गलत है, एक लाइन कोई गलत है जो ये कह रहे हैं, है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 को जापान में अपनाया गया था। 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ था। जो 2008 है यहाँ पर ये 5 में लागू हुआ था, 8 में नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। अब ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आगे चलते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन या सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आयोग को बनाता रहता है। तो ऐसे हमें आसानी रहती है। टेस्ट सीरीज़ के द्वारा हम इनको रिवीजन भी कर लेंगे और हमें हो सकता है एग्ज़ाम में अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, आपको पता है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे हो गया आपका, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उनके माध्यम से इसको जोड़ा जाना है ना। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी है 296.07 किलोमीटर। ठीक है। अब ये देखिए दिवस का क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, यहाँ पर स्थान पूछा गया है। तो इसका स्थान है 2022 में 150 हो गया है। पहले इसका आई थिंक कम था, है ना। 41 देशों का स्कोर आता है, तो 142वां था, 142। चीन कुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। यह हिमालय में पाया जाता है। इसका उपयोग गांठिया के उपचार में किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन में से कौन से सही हैं, है ना। तो इसका जो चीन कुरिंजी बोल रहे हैं, इसका वैज्ञानिक नाम ग्लूटा ट्रेवनकोरिका है, और ये पश्चिमी घाट अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। तो अपने आप में ये जो हिमालय में पाया जाता है ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से सी केवल 2 सही है इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर बायोम दिए हैं और यहाँ पर क्षेत्र। तो देखिए मैंने अभी नॉर्थ अमेरिका में आपको बताया ही था, शीतोष्ण और समशीतोष्ण घास भूमियाँ, लानोस हो गया, लापाज हो गया, ऐसे करके बताया था। तो अगर आप ऐसे ही आइडिया लगाओगे, आप थोड़ा सा गेस वर्क करोगे तो आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। देखिए वैसे भी टुंड्रा और टैगा आपको आर्कटिक और ये उप आर्कटिक में मिलेंगे। तो ऐसे भी अगर आप आइडिया लगाओगे, टुंड्रा B4, ओ सॉरी, हाँ ये, और ये हो गया आपकी टैगा और सवाना और ये सॉरी घास भूमि। तो ऐसे भी अगर आप गेस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर इसका। अगर हमने यहाँ से मिलान कर लिया टैगा को, ये टुंड्रा को आर्कटिक, ये वो शंकुधारी वाले पेड़ हैं जो सिकुड़ जाते हैं जब बर्फबारी होती है। तो ऐसे ही आपका A2 B4 C आपका सवाना 1 वो कटिबंधी चला जाएगा, और इसके बाद में D3 घास भूमि ये समशीतोष्ण में आ जाएगी, है ना। तो यही फ़ायदा रहता है मैपिंग का, उसमें से मतलब चीज़ें पता चल जाती वेजिटेशन के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं ना, लेवेंडर फेस्टिवल। तो ये देखिए आपको कुछ पता चल गया होगा कि फूलों की खेती या बोलते फूलों की घाटी, है ना। तो ये भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो कहाँ आयोजित किया गया है, आइडिया मिल गया होगा, जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में आयोजित किया गया है ना। तो वैसे भद्रवाह मुश्किल है, बनाना चाहेगा तो आयोग बना देगा, बट वैसे जम्मू और कश्मीर ही हो जाएगा आपका, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजियोस्पर्म प्लांट। अभी देखिए इसके पहले ऐसे कुछ एक क्वेश्चन अभी हमने लोगों ने देखा था, है ना। तो मकई, आलू, शाहबलूत यानी कि ओक इसको बोलते हैं, शंकु वृक्ष। तो इसमें आवृतबीजी भारत सरकार द्वारा जो मतलब है ना, तो वही आवृतबीजी समयनीय बीज पौधे होते हैं जिनमें बीजाणु होते हैं। तो इसका आपका ये शंकु वृक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है ना। तो इसको सरकार, जैसे भारत सरकार है
वो योजना शुरू की गई है। इस योजना में मानक ब्यूरो चालू किए गए हैं ना। इको मार्क यानी कि वो उत्पाद जो हार्मफुल तो नहीं है ना, उस तरीके से कौन सा उत्पाद नहीं आता है। तो देखिए, स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशमन उत्पादों की बात हो रही जो हम यूज़ करते खाते हैं और उनको इको मार्क मिलता है योजना के अंतर्गत। अब ये चीज़ें तो दूसरी हैं ना, ये लगाने वाला तेल हुआ, लकड़ी के विकल्प हुआ, अग्निशामक हुआ, तो इनमें से फिर कोई भी नहीं होगा, है ना। किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। जरूर आयोग की नज़र रहती है। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन ही तो है, बट ऐसे पूछ लेता, फिर हमें वहाँ एग्जाम में लगता है कि क्या ही अटपटा पूछ लिया। इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। देखिए, पहली बात तो ये भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र है ना, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया इसका बिहार में, ठीक है। तो ये मतलब पहला इथेनॉल संयंत्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस पर आप नज़र बनाए रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, ये 28 कह रहा है कि कड़कीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। कड़कीय प्रदूषण किसे बोलते हैं, विद रेफरेंस टू पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, है ना। तो अभी आप देखेंगे नवंबर दिसंबर में कितना दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर डिसाइड किए जाते हैं एजेंसियों के द्वारा, तो ये उसी के बारे में है ना। कड़कीय प्रदूषक केवल एरोसोल के रूप में होते हैं। 10 माइक्रोन से बड़े कड़कीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये खूब क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि प्रदूषण तो प्रॉब्लम है ही, तो ये उसी के विषय में है। तो देखिए, जो हमारी प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है, जैसे लोग कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं, उससे जो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे कण, वो श्वसन क्रिया के द्वारा फेफड़ों में चले जाते हैं। यहाँ तक 0.110 इतने भी, मतलब 1010 इतने भी पहुँच जाते फेफड़ों में, तो ये सब बहुत नुकसान करते हैं। तो इसके दोनों ही पॉइंट मतलब सही, हाँ, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा। खाली एरोसोल के रूप में नहीं होते, ये बहुत सारी चीज़ों से होते हैं। वाहन के धुएं से, आग, कूड़े में आग लगा देते हैं लोग, ये सब से, तो उस हिसाब से ये सही है, ये प्रवेश कर सकते हैं, नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। तो ये वैसे भी आपको ध्यान रखना है, प्रदूषण को वैसे ही अवॉइड करना है, बहुत नुकसान करता है बॉडी के लिए। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब ऐसे दे देता है ना, कि ये देखिए चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो आपको तो नज़र रखना चाहिए, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो पहले भी आपको पता है, किशनपुर तो पहले का है, हस्तिनापुर भी पहले का है, सोहागी बरवा भी पहले का है, यही अभी घोषित किया गया रानीपुर, ये चित्रकूट जिले में आता है, तो इसी को घोषित किया गया सरकार के द्वारा। दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित कर रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें की जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं 75, तो 75 में ही घोषित किया जा रहा है दवाओं की आसान उपलब्धता, क्योंकि एक जिले से दूसरे ज़िले में दवाएं पहुंचने में दिक्कत होती है ना, तो फिर ये वेयर हाउस बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर दवाएं रहेंगी तो पहुँच जाएंगी, है ना। तो देखिए, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है, तो यह 20 मई को मनाया गया है, क्योंकि प्रजातियाँ लुप्त हो रही ना क्लाइमेट चेंज से और बहुत सारी कारणों से, तो सरकार इसकी ओर ध्यान देने के लिए 20 मई को इसको मनाया गया है। अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो अगर आपको एक या दो चीज़ें भी माइंड में हैं, एक दो जगह की लोकेशन, तो आप क्वेश्चन को ऐसे टैकल कर सकते हैं। जैसे आपको सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान नहीं पता, वाल्मीकि अगर पता है, या गिर पता है, या कालेसर पता है, अगर आपको गिर के बारे में भी कोई थोड़ा सा नॉलेज है, तो गिर आपको पता होगा, गिर शेर जो एशियन लॉयन होते हैं उनके लिए गुजरात, है ना। तो C4, अब देखिए यहाँ पर C में 4 एक ही आ रहा है, आप इसमें तुरंत चले जाइए, आपका गलत भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि और C में कहीं 4 आ ही नहीं रहा है। तो अगर हमें एक या दो नाम भी आ रहे हैं ना, तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया था। ये स्टैटिक के ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने हैं, संस्थाएं इस्टेब्लिश हुई थी देश आज़ाद होने के बाद, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंट संस्थाएं हो गई, संवैधानिक या मतलब इस तरीके से, तो फिर बन जाते हैं क्वेश्चन, है तो पुराने पर ये
पूछ लिए जाते हैं। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन देखे भी हैं, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि आयोग, भारत सरकार ने पहली बार 1976 में वन की शब्द का प्रयोग किया था, है ना। चलिए, तो इस हिसाब से फर्स्ट ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है। ये यूपीएससी में 2 या 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, मैंने पीवाईक्यू में देखा है, और यूपी पीसीएस में भी 1 या 2 बार आ चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की है ना। एक एआईबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी सॉरी, है ना। तो ये ऐसे बनते रहते हैं। तो देखिए, जो एनडीबी हमारी है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में बनाई गई थी, मतलब इसका गठन किया गया था, स्थापित किया गया था। एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसने भारत में 21 परियोजनाओं को मतलब मंजूरी दी है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट तो है ही फिलहाल, तो आपको इसको देख लेना। और अभी ब्रिक्स में भी शायद बदलाव किए जा रहे हैं, तो उस पर भी आपको नज़र रखनी है ना। क्योंकि जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उनके कभी ना कभी क्वेश्चन बन ही जाते हैं साल 2 साल में। जब वैसे भी यूपी पीसीएस भी 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर ले ही के चलता है आराम से, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्जातीय परिजीविता एमेंसलिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। कुटकी टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परिजीविता का एक उदाहरण है। आपको पता होगा गांव में एक पीले कलर का ऐसे नूडल्स टाइप की एक कोई घास होती है पेड़ों पे, अगर उसे डाल दो, कहीं कहीं उसे पवेर बोलते हैं, तो वो दूसरे पेड़ को सुखा देती है। ये उसी तरीके की कुछ कहानी है ना। जैसे जानवरों के सर पे या लोगों के भी सर पे कभी कभी जूं पड़ जाती है, तो जूं का फ़ायदा होता है, वो रक्त चूस लेती है, आपका उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसी के विषय में बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर 2 कथन हो जाते हैं। जैसे कि अगर जो मैंने वो घास के बारे में बात की, उससे तो उस घास को लाभ है पर दूसरे को क्या कोई लाभ नहीं है, तो नकारात्मक या नुकसानदेह तो होता है, लेकिन पहली जाति पर दूसरी जाति का अप्रभाव मतलब प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बड़ा पेड़ कोई है बरगद का, उसके साइड में या उसकी कोई टहनी पे एक दूसरा वृक्ष निकल आया, तो कई बार क्या होता है कि बरगद तो बड़ा हो रहा है पर जो दूसरा पेड़ है उसे पूरा पोषण नहीं मिल पाया, तो वो मतलब नहीं बढ़ पाता है, उसकी जो वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है। तो हम ये पता नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से तो फिर ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि दोनों का एकदम एब्सोल्यूट कुछ भी निकाल नहीं सकते। तो इसके बाद में दूसरे को जैसे बोल रहे हैं अंतर्जातीय परजीविता का उदाहरण है, तो इसमें फिर ये भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा डी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए फिर तो उस हिसाब से ये हमने अभी यहीं तक अटेंड किया 35 तक। नेक्स्ट वीडियो में और आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि ये करंट की न्यू टेस्ट सीरीज़ है, तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज अटेंड करने के बाद जो टॉपिक आपने सुने हैं, पढ़े हैं, क्लियर नहीं है, रिवीजन नहीं है, तो आप रिवीजन भी करते जाओगे ना, तो एक समय पे ये टेस्ट सीरीज आप बहुत अच्छे से अटेंड कर लोगे, है ना, और आपके नंबर भी इंक्रीज़ होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक दोस्तों।